हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानट। जैसे कि हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिक्स क्वेश्चन ऑल 10 यूनिट। ठीक है, जो भी आपकी 10 यूनिट है उनके ये मिक्स क्वेश्चन है 2020 के। ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चंस को कल के सेशन में भी कवर किया था, एंड जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके रह गए हैं वो आज के सेशन में हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने और भी सीरीज इसकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की अपलोड कर रखी है, तो जिन लोगों ने अभी तक उन प्रीवियस सीरीज को नहीं देखा है तो प्लीज उसे चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट में चेकआउट करिए। ओके, सो आ जाओ फिर। ये हम करिकुलम के काफी सारे क्वेश्चंस हैं। कल हम लोगों ने 2-4 यूनिट के क्वेश्चंस को कर लिया था, अभी जो बचे हुए यूनिट हैं उनको करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द करिकुलम चेंज। कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके करिकुलम चेंज को अफेक्ट करते हैं? सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट, पॉलिटिकल कंसर्न, नेशनल प्रायोरिटीज, रिलीजियस एफिलिएशन, या फिर स्टेक होल्डर की जो नीड और एस्पिरेशन होता है। जब भी हम करिकुलम चेंज की यहाँ पे बात करते हैं, है ना, करिकुलम चेंज की जब भी बात करेंगे तो कौन कौन से फैक्टर्स हो जाते हैं आपके, जो कौन किस कॉन्टेक्स्ट से, ठीक है, बच्चे का जो सोशल और कल्चरल जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वो वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज होती है आपकी जो नेशनल प्रायोरिटीज है, ठीक है, वो भी यहाँ पे करिकुलम चेंज को अफेक्ट करती है। तीसरी चीज आती है आपका स्टेक होल्डर की नीड एंड एस्पिरेशन। ठीक है, हमारा जो रिलीजियस एप्लीकेशन है वो करिकुलम चेंज में नहीं आता है। ठीक है, रिलीजियस एप्लीकेशन तो एफिलिएशन तो अलग चीज हो गई, जिसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है करिकुलम के ऊपर, ना ही पॉलिटिकल कंसर्न। बट यहाँ पे पॉलिटिकल कंसर्न अलग चीज है, नेशनल प्रियोरिटीज अलग चीज है। जो भी हमारी नेशनल लेवल पे प्रियोरिटीज होंगी वो हमारे करिकुलम चेंज में इफेक्ट करती हैं। ठीक है, वो यहाँ के कारक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 शुड बी द राइट हियर। राइट, नेक्स्ट आ जाओ। Which of the following set of activities will be considered most relevant for developing a curriculum framework in writing skills? अगर आप क्या करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि आपको क्या करना है, करिकुलम फ्रेमवर्क डेवलप करना है। करिकुलम फ्रेमवर्क डेवलप करना है किस चीज के लिए? राइटिंग स्किल्स को। ठीक है, राइटिंग स्किल्स के लिए आपको क्या करना है, एक करिकुलम फ्रेमवर्क को डेवलप करना है। तो आप क्या करोगे? कंस्ट्रक्ट करोगे, रिफ्लेक्ट करोगे, कम्युनिकेट करोगे। कंस्ट्रक्ट करोगे या फिर प्लान को एसेस करोगे, बिल्ड करोगे, रिकंस्ट्रक्ट करोगे। जब भी हम राइटिंग स्किल्स की यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सी ऐसी सेट ऑफ एक्टिविटीज होंगी जो यहाँ पे रेलिवेंट होंगी इन डेवलपिंग द करिकुलम फ्रेमवर्क इन राइटिंग स्किल्स। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे? प्लान करोगे, प्लान करने के बाद उसे कंस्ट्रक्ट करोगे प्रॉपर, उसके बाद उसे कम्युनिकेट करोगे, कम्युनिकेट करने के बाद उसका रिफ्लेक्शन, देन आप उसको एसेस कर लोगे। राइट, क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट क्वेश्चन इज nobody plans to fail but failure result from a failure to plan। कोई भी फेलियर को प्लान नहीं करता है ना, कोई फेलियर को प्लान करता है कि हाँ मुझे फेल होना है, मुझे इसकी प्लानिंग करनी, नहीं। बट फेलियर रिजल्ट फ्रॉम द फेलियर टू प्लान, मतलब लेकिन जो हमारा रिजल्ट अगर हम फेल आता है तो वो हमारे प्लान की फेलियर होती है। द कनेक्टिव मीनिंग ऑफ दिस मे बी मोर अप्रोप्रिएटली गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड एरियाज ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट। तो कौन सी एरिया से आता है? ये आपका आता है नॉट स्पेलिंग आउट नीड्स एंड रिलेटेड इश्यूज। मतलब हमने जो भी नीड से, जो भी उससे रिलेटेड इश्यूज थे उसको यहाँ पे मतलब स्पेल नहीं किया, इसकी वजह से हमारा जो फ्रेमवर्क था वो यहाँ पे फेल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी प्लेस्ड एट द पीक ऑफ द करिकुलम ट्रायंगल। करिकुलम ट्रायंगल में आप सबसे ऊपर किसको रखते हो? ठीक है, जिससे हम जिससे करिकुलम अगर जब भी कोई भी करिकुलम की अगर प्लानिंग करोगे तो सबसे टॉप पे क्या होना चाहिए? इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, लर्निंग एक्सपीरियंसेस होना चाहिए, टाइम पर्सपेक्टिव होना चाहिए, या फिर इवैल्यूएशन लर्निंग आउटकम्स होना चाहिए। तो सबसे ऊपर जो होता है आपका वो होता है आपका इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो होता है यहाँ पे। Question number 5. In ensuring a sustainable curriculum change and improvement, whose role is crucial? मतलब अब जब आप करिकुलम में मान लो कोई आप चेंज लेके आते हो और उसको आपको क्या करना है? सस्टेन करना है। तो उस चीज को सस्टेन करने के लिए किसका रोल यहाँ पे क्रूशियल हो जाता है? बच्चों का रोल, टीचर्स का रोल, पेरेंट्स का रोल, या फिर जो भी एजुकेशन अथॉरिटीज होती हैं, या फिर जो जनरल पब्लिक है। तो जब भी हम क्रूशियल रोल की बात करते हैं करिकुलम के चेंज को सस्टेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए, तो स्टूडेंट का जो फीडबैक है वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टूडेंट के लिए हम कर रहे हैं तो स्टूडेंट का फीडबैक तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, और साथ ही साथ में जो टीचर्स का फीडबैक होता है। देन आता है आपका जो भी एजुकेशनल अथॉरिटीज होती हैं, जो भी एजुकेशनल अथॉरिटीज होती हैं, ठीक है, स्टूडेंट, टीचर और एजुकेशनल अथॉरिटीज। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये तीनों ही ऑप्शन हो जाएंगे आपके। ठीक है, ए, बी एंड डी। क्लियर? इतनी चीजें क्लियर ना?
किसी को कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के पूछ लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, which theory of Habermas is useful way to explore knowledge and its impact student engagement? कौन सी थ्योरी है Habermas? हम लोगों ने नॉलेज बेस में Habermas है, टेंग लुइक है ना, शलमैन है, उनकी थ्योरी के बारे में पढ़ा था। तो उसने बोला जो Habermas की कौन सी ऐसी थ्योरी है, ठीक है, is useful way to explore the knowledge and its impact on the student engagement, ठीक है। नॉलेज कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट थ्योरी है, क्रिटिकल थ्योरी है, सोशल थ्योरी है, या फिर थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेटिव एक्शन है। एक चीज यहाँ पे आपको देखनी पड़ेगी कि ये सारी थ्योरी की बात किसने की थी, हैबरमास ने की थी। यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज कर दिया है, चारों ही थ्योरी में बात किसकी की गई है, बात किसने बात की है, आपकी हैबरमास ने की है। बट यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सी ऐसी थ्योरी है, हैबरमास का कौन सा सिद्धांत है जो ज्ञान और छात्र संलिप्तता पर उसके प्रभाव का पता लगाने के लिए उपयोगी तरीका है। तो कौन सा होता है, नॉलेज कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट थ्योरी। कौन सा, नॉलेज कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट थ्योरी, ध्यान रहेगा। अब नॉलेज कॉन्स्टिट्यूटिव इंटरेस्ट थ्योरी क्या है, अब देखो हाँ यहाँ पे हैबरमास ने क्रिटिकल थ्योरी दी है, सोशल थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एक्शन दिया है, ठीक है, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एक्शन दिया है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, What are the three concepts of knowledge proposed by the Deng Luick? कौन से ऐसे तीन कंसेप्ट है जो डेंग लुइक ने दिए हैं, DPE याद होगा, डिसिप्लिनरी, प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंशियल। मैंने कहा था आपको ध्यान रखना है यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल नहीं होगा, ठीक है, क्या नहीं होगा, एक्सपेरिमेंटल नहीं होगा। तो DPE, डिसिप्लिनरी, प्रैक्टिकल एंड एक्सपीरियंशियल, राइट। नेक्स्ट, the observation what the curriculum neglect is as important as what it educate for is related to which of the following type of the curriculum। मतलब सिंपल से यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि एक ऐसा मतलब वो करिकुलम जो चीज, मतलब करिकुलम क्या कर रहा है, मतलब जहाँ पे एक ऐसा करिकुलम, मतलब एक करिकुलम में जिन चीजों को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, जिन चीजों को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है, वो भी क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। उसको क्या बोलते हैं, हिडन करिकुलम बोलते हैं, ओवर्ट करिकुलम बोलते हैं, नल करिकुलम बोलते हैं, या फिर आपका कोर करिकुलम बोलते हैं। मतलब ऑब्जर्वेशन व्हाट द करिकुलम नेग्लेक्ट इज एज इम्पोर्टेंट एज व्हाट इट एडवोकेट फॉर। मतलब जो नेग्लेक्ट किया गया है, जो हटाया गया, ये जो हमने कोई करिकुलम को प्लान किया, यहाँ से जिस पोर्शन को हमने यहाँ से हटा दिया है उसके बारे में यहाँ से आपसे पूछ रहा है। तो वो कौन से टाइप का करिकुलम होता है। करिकुलम भी कई तरीके के होते हैं आपके, है ना, करिकुलम भी कई तरीके के होते हैं। जैसे बात करते हैं एक्सप्लिसिट करिकुलम, ठीक है, इसी ओवर्ट करिकुलम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जस्ट एक सेकेंड, इसी को ही हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट करिकुलम, है ना। एक्चुअली टेबल नहीं है ना यहाँ पे, तो थोड़ा सा मुझे पेन टैब पे लिखने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। इसी को ही हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट, जो ओवर्ट करिकुलम होता है, जो मतलब एक तरीके से जो रिटन करिकुलम। एक्सप्लिसिट करिकुलम कौन से होते हैं, जो रिटन होते हैं, प्रॉपर आपको रिटन स्टेटमेंट वगैरह मिलता है, एक प्रॉपर ड्राफ्ट आपको दिया जाता है, दैट इज द ओवर्ट करिकुलम, दैट इज द ओवर्ट करिकुलम। हिडन करिकुलम कौन सा होता है, हिडन करिकुलम को ही हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट। नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना, नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे ही हम लोग बोलते हैं हिडन करिकुलम। एक हिडन करिकुलम क्या होता है, अनइंटेंडेड और अननोटिस करिकुलम। मतलब एक जो अनैच्छिक, मतलब जो हम नहीं चाहते वो वाली चीज, और जो अननोटिस करिकुलम होता है दैट इज ऑफन अनरिटन, और जो लिखा भी नहीं गया, कोई जो अनरिटन चीज है। मान लो ये करिकुलम को मैंने ड्राफ्ट किया, तो ये क्या है, ओवर्ट करिकुलम है। इस करिकुलम में जिन चीजों को हमने हटा दिया है, जिनको हमने यहाँ पे नहीं रखा है, दैट इज द हिडन करिकुलम, दैट इज द हिडन करिकुलम। कोर करिकुलम क्या होता है आपका, है ना। कोर करिकुलम क्या होता है, जैसे कोर करिकुलम की बात करें, ये एक तरीके का इन दिस टाइप ऑफ अ करिकुलम देयर एग्जिस्ट अ सेट ऑफ कॉमन लर्निंग। जैसे यहाँ पे आपके स्किल्स आती हैं, आपके नॉलेज आते हैं, आपकी वैल्यूज आती हैं। और जो कोर करिकुलम होते हैं, कोर करिकुलम में क्या है, आपकी जो वैल्यूज हैं, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो स्किल्स हैं, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये आपकी मतलब लर्निंग जो होती है, ठीक है, कॉमन जो लर्निंग होती है, बेसिकली उससे ये रिलेटेड होता है, ठीक है। ये किससे रिलेटेड होता है, ये आपकी जो कॉमन लर्निंग होती है उसके साथ रिलेटेड होता है। नल करिकुलम कौन सा होता है, नल करिकुलम कौन सा होता है। अच्छा मैंने एक चीज यहाँ पे आपको
मैंने गड़बड़ बता दी, सॉरी। ये जो हिडन करिकुलम था ना, सॉरी सॉरी, यहाँ पे फिर से समझ लो हिडन करिकुलम क्या है। जस्ट अ सेकंड, एक मिनट रुको, एक मिनट। इसमें मैंने आपको एक चीज यहाँ पे गलत 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 मेरा दिमाग में दूसरी चीज चल रही थी, इस वजह से। सुनो, ये हिडन करिकुलम जो होता है वो उसे ही हम लोग इम्प्लिसिट करिकुलम बोलते हैं। मतलब क्या है यहाँ पे, देखो हिडन करिकुलम में क्या होता है आपका, हिडन करिकुलम में क्या होता है, ये जो हिडन करिकुलम है यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये कैसे करिकुलम होते हैं, जैसे बच्चों की बच्चे जैसे कोई भी क्लास में टीचर आते हैं तो वो बच्चे क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, है ना। क्लास में बच्चे जो भी चीजें होते हैं, जो मैनर्स होते हैं, ठीक है, जो मैनर्स हैं, जो वैल्यूज वो सीखते हैं, जिसे उन्हें सिखाया नहीं जाता। जैसे एक टीचर है, पढ़ाने के टाइम पे वो क्या करता है, अपने हाथों का बहुत ज्यादा यूज करता है, ठीक है। तो बच्चे वो देख देख के सीखते हैं, वो चीज उन्हें सिखाई नहीं जाती है। तो ये छुपा हुआ करिकुलम होता है, जो बच्चे एक्सपीरियंस करके सीखते हैं, वो होता है हिडन करिकुलम। नल करिकुलम वो होता है जो मैंने अभी पहले बताया, जिसको नेग्लेक्ट कर दिया गया। नल करिकुलम कौन सा होता है, जिसको नेग्लेक्ट कर दिया गया है, जिसको क्या कर दिया गया है, नेग्लेक्ट कर दिया गया है, दैट इज द नल करिकुलम। मतलब ओवर्ड करिकुलम में जिन चीजों को हम शामिल नहीं करते हैं, जिन चीजों को हम हटा देते हैं, वो नल करिकुलम के अंदर आता है। एक्सक्लूडेड करिकुलम भी बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, एक्सक्लूडेड करिकुलम भी यहाँ पे बोला जाता है। और जो हिडन करिकुलम होता है, इट इज एन अनइंटेंडेड और अननोटिस करिकुलम है। मतलब ये अनइंटेंडेड और अननोटिस करिकुलम है, दैट इज ऑफन अनरिटन, जो भी लिखा भी नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, मतलब एक तरीके से यहाँ पे लर्नर्स सीखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो अपने इन्वायरमेंट से, अपने क्लासरूम में, अपने टीचर से वो चीजों को सीखते हैं, उन्हें सिखा मतलब टीचर्स इंटेंशनली नहीं सिखाते, बट बच्चे उन्हें देख देख कर उस चीज को सीख जाते हैं। दैट इज द हिडन करिकुलम, दैट इज द हिडन करिकुलम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस टू करिकुलम ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड स्कोप फॉर मीटिंग द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब करिकुलम की कई तरीके की अप्रोच है। जब हम करिकुलम की बात करते हैं तो यहाँ पे कई सारी अप्रोचेस आ जाती हैं आपकी करिकुलम में। कौन कौन सी अप्रोचेस होती है जब हम करिकुलम की अप्रोचेस में बात करते हैं, बिहेवियरल होती है, रैशनल अप्रोच होती है, इंटेलेक्चुअल एकेडमिक होती है, सिस्टम मैनेजरियल अप्रोच होती है और ह्यूमनिस्टिक होती है। बट यहाँ पे बोला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की। जब हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की यहाँ पे बात करते हैं, है ना, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की। तो यहाँ पे ह्यूमनिस्टिक एस्थेटिक अप्रोच होती है। कौन सी अप्रोच होती है आपकी, ह्यूमनिस्टिक एस्थेटिक अप्रोच आती है, ह्यूमनिस्टिक एस्थेटिक अप्रोच होती है, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक एस्थेटिक अप्रोच होती है। अब जैसे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। जो बिहेवियर रैशनल अप्रोच होती है, यहाँ पे मेन जो इसका एम होता है, ठीक है, जो बिहेवियरल रैशनल अप्रोच होती है, ये बेस्ड होती है आपकी बिहेवियर प्रिंसिपल्स पे। जो गोल्स होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, आर स्पेसिफाइड कंटेंट एंड एक्टिविटीज आर ऑल्सो अरेंज विद द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे हम फोकस किस पे करते हैं, चेंज, मतलब बिहेवियर को चेंज करने में, ठीक है। ये जो बिहेवियर रैशनल अप्रोच होती है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, ठीक है, उससे हम क्या करें, जो भी हमारा गोल है उसको एकम्प्लिश करते हैं, तो वो बिहेवियर रैशनल अप्रोच के अंदर आता है। मैनेजरियल के अंदर क्या आता है, यहाँ पे कुछ सेट ऑफ पॉलिसीज होती हैं, रेगुलेशन होते हैं, ठीक है, सेट ऑफ पॉलिसीज होती है, रेगुलेशन होते हैं, उसको हमें क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। एक करिकुलम का लीडर होता है जो ये सारी चीजों को वहां पे देखता है, ठीक है। तो ये होता है मैनेजरियल अप्रोच। सिस्टम अप्रोच क्या होता है, सिस्टम अप्रोच में एक तरीके से हम यहाँ पे एक मिनट, अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी, एक मिनट। हाँ ठीक है, सिस्टम अप्रोच में क्या होता है, सिस्टम जो अप्रोच होती है, सिस्टम अप्रोच में क्या होता है आपका, मतलब हम पूरे सिस्टम को एज अ होल देखते हैं, पूरे सिस्टम को एज अ होल देखते हैं। एक मिनट रुकना।
पूरे सिस्टम को हम यहाँ पे क्या देखते हैं, एज अ होल देखते हैं। द होल सिस्टम इज अप्रोच बाय द सिस्टम थ्योरी। होल का मतलब क्या होता है, लाइन स्टाफ रिलेशनशिप, ठीक है, जो होता है पर्सनल और उनके उनके और लोगों के द्वारा, तो वो इसके अंदर आता है, ठीक है। फिर आता है ह्यूमनिस्टिक, जहाँ पे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, द कॉन्ग्रेंस कॉन्टिजेंसी मॉडल ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन वाज डेवलप्ड बाय। जो कॉन्ग्रेंस कॉन्टिजेंसी मॉडल है आपका, कौन सा मॉडल है, कॉन्ग्रेंस कॉन्टिजेंसी मॉडल, किसने डेवलप किया था, राल्फ टायलर ने डेवलप किया था, मैल्कम प्रोवेस्ट ने डेवलप किया था, रॉबर्ट स्टेक ने डेवलप किया था, या फिर डैनियल स्टफल बीम ने किया था, ठीक है, या फिर डैनियल स्टफल बीम ने किया था, किसने किया था। जब हम कॉन्ग्रेंस कॉन्टिजेंसी मॉडल की बात करते हैं, कॉन्ग्रेंस कॉन्टिजेंसी मॉडल किसने किया था, आपके रॉबर्ट स्टेक ने किया था, किसने किया था, रॉबर्ट। अब ये सारी चीजें पता है आपको याद होनी चाहिए, मैंने पढ़ा भी रखी हुई है आप लोग को, ठीक है। किसने किया था, रॉबर्ट स्टेक ने किया था। करिकुलम इवैल्यूएशन के अंदर ये सारी अप्रोचेस आती हैं, ठीक है, जिसमें ब्रैडली का इफेक्टिवनेस मॉडल भी आता है, मैंने आपको पीडीएफ में दे रखा हुआ है। टाइलर का ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड मॉडल आता है, जिसे राल्फ टायलर ने दिया था, ठीक है, जिसे किसने दिया था, राल्फ टायलर ने दिया था, जहाँ पे इन्होंने ऑब्जेक्टिव को फोकस किया था। ये इनका क्रिटिसिज्म भी था यहाँ पे, ठीक है, ये क्या था, इनका क्रिटिसिज्म भी था। स्टफल बीम ने क्या दिया था, आपका सीआईपीपी मॉडल दिया था, ठीक है, सीआईपीपी मॉडल दिया था, इसका क्वेश्चन आगे है यहाँ पे, ठीक है, सीआईपीपी मॉडल दिया था। स्क्राइवन ने कौन सा दिया, इसमें स्क्राइवन का भी गोल फ्री मॉडल था, जहाँ पे उन्होंने ऑब्जेक्टिव पे फोकस नहीं किया था, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने ऑब्जेक्टिव पे फोकस नहीं किया था, स्क्राइवन का गोल फ्री मॉडल था। इसमें ये था कि हमें क्या करना है, जो गोल्स होते हैं वो क्रूशियल होते हैं, वो एक तरीके से हमें लिमिट कर देते हैं, तो हमें इस चीज को हटाना है यहाँ पे, ठीक है, तो ये स्क्राइवन का मॉडल था यहाँ पे, ठीक है। स्टेक रिस्पॉन्सिव जो मॉडल था, इन्होंने स्टेक रिस्पॉन्सिव मॉडल भी दिया था, कॉन्ग्रेंस कॉन्टिजेंसी भी मॉडल दिया था, ठीक है, तो ये आया था रॉबर्ट स्टेक ने, ये किसने दिया था, रॉबर्ट स्टेक ने दिया था, ठीक है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग इस चीजें कर चुके हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से सरफेस लेवल पे आपको समझा दिया कि हाँ ये सब चीजें हैं, तो एक बार आप पीडीएफ ओपन करोगे और आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है, और या फिर वीडियोस को देखोगे। अब यहाँ पे डायमेंशन ऑफ करिकुलम वेरी इंपॉर्टेंट, करिकुलम के जो डायमेंशन होते हैं, ठीक है, उनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, कई सारे डायमेंशन होते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन ऑफ करिकुलम डिजाइन फोकसेस ऑन द इंटर रिलेटेडनेस, ठीक है, दिस इट इज अ कीवर्ड। इंटर रिलेटेडनेस क्या है, ये कीवर्ड है। कौन सा ऐसा यहाँ पे डायमेंशन है करिकुलम का जो इंटर रिलेटेडनेस पे फोकस करता है, जो वेरियस एस्पेक्ट होते हैं आपके करिकुलम के, उनके जो इंटर रिलेटेडनेस होते हैं उन पे ये फोकस करता है। स्कोप, सीक्वेंस, आर्टिकुलेशन एंड कंटिन्यूटी, आपको यहाँ पे ये चीज पता होनी चाहिए, दीज आर द डायमेंशंस, ठीक है। करिकुलम को डिजाइन करने के लिए हमें कई सारे करिकुलम के डायमेंशंस को होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे स्कोप आता है। स्कोप का मतलब क्या होता है, ये ब्रॉडर लेवल पे होता है, जहाँ पे आप कंटेंट को अपने डिफाइन करते हो, लर्निंग एक्सपीरियंसेस आते हैं, आपका लर्निंग का जो भी कंटेंट को ऑर्गेनाइजेशन होता है वो स्कोप के अंदर आता है। सीक्वेंस में क्या होता है, ये हायरार्किकल मैनर में होता है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, आप जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है आप उसको एक हायरार्की में अरेंज कर देते हो। आर्टिकुलेशन में क्या होता है, आर्टिकुलेशन में क्या होता है, वर्टिकली या फिर हॉरिजेंटली। आर्टिकुलेशन में क्या होता है, इट कैन बी डन आइदर वर्टिकली और हॉरिजेंटली। अगर हम वर्टिकल, अब ये भी दो तरीके के होते हैं, है ना, ये कितने तरीके के होते हैं, अब ये सब चीजें कंटेंट में है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। जब हम वर्टिकली की बात करते हैं, वर्टिकल और आर्टिकुलेशन का मतलब होता है कंटेंट आर अरेंज फ्रॉम लेवल टू लेवल और ग्रेड टू ग्रेड। जब हम लेवल टू लेवल और ग्रेड टू ग्रेड कंटेंट को अरेंज करते हैं तो वो वर्टिकली, वो कैसा होता है, वर्टिकल आर्टिकुलेशन होता है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, सेम टाइम एज अ सोशल स्टडीज, मतलब ग्रेड 6 का है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये क्लास 6 का हमने क्या किया, इसको रिलेट कर दिया, मतलब दूसरे लेवल पे क्लास 7 में भी पढ़ाया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, लेवल चेंज हो गया। ये क्या होता है, सेम लेवल पे होता है, क्लास 6 की मैंने साइंस में पढ़ाया और क्लास 6 की ही मैंने इसको किसमें, सोशल साइंस में भी वही टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, तो ये होता है हॉरिजॉन्टली आपका आर्टिकुलेशन, मतलब हमने आर्टिकुलेट कर दिया। यहाँ पे क्लास 6 में जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था और टीचर ने क्या किया, उसको इंटर रिलेट करके क्लास 7th में भी पढ़ाया, यहाँ पे सेम लेवल पे होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है आपका। इसके अलावा एक और होता है आपका इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, एक और होता है, यहाँ पे 5 होते हैं आपके इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड, सब कुछ इंटीग्रेटेड होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी डायमेंशंस हैं, वो सब क्या होते हैं, आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं। दैट इज द इंटीग्रेशन, दैट इज द इंटीग्रेटर इंटीग्रेशन। सो हियर इज द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकुलेशन। क्लियर है, ठीक है, समझ में आया, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
अब आ जाओ, अकॉर्डिंग टू द एनसीएफ द साइलेंट गाइडलाइंस प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इंक्लूड। अब यहाँ पे एनसीएफ के अकॉर्डिंग कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं, ठीक है, करिकुलम डेवलपमेंट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पे देखो बहुत आसानी से समझ सकते हो। हमें क्या करना है, नॉलेज को कनेक्ट करना है आउटसाइड द स्कूल, यस, ठीक है। ये देखो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, एलिमिनेट करो। इंश्योर करना है लर्निंग शिफ्ट करे फ्रॉम द रोड मेथड। हमें ये चीज को इंश्योर करना है, जो हमारी लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए, रोड मेथड से से नहीं होनी चाहिए, रोड मेथड से नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी भी होगा आपका। देखो ए बी कहाँ मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, एलिमिनेट करो, यहाँ नहीं, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इनरिच करना है करिकुलम बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, यस। तो ए बी सी देखो कहाँ पे आ रहा है, ए बी सी, ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके की क्वेश्चन में आपको इस तरीके की अप्रोच को यहाँ पे फॉलो करना है ना। ठीक है, नेक्स्ट। अब है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन आइडेंटिफाइड। अब यहाँ पे जैसे ये वाला करिकुलम इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन होता है। नैक की क्या गाइडलाइंस होती हैं, क्या कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं जिससे वो यहाँ पे एग्रेडेशन देता है, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, करिकुलर एस्पेक्ट होता है, रिसर्च इनोवेशन होते हैं, गवर्नेंस और लीडरशिप होती है। देखो एबीसी कहाँ पे आ रहा है, एबीसी, ABC, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। और इंस्टीट्यूशनल जो वैल्यूज और बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं। इलेक्शन ऑफ स्टूडेंट नहीं, तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो ना, जो इलेक्शन होता है स्टूडेंट यूनियन मेंबर का, क्या उनका इंटरेस्ट वगैरह है, तो वो सब इसके अंदर नहीं आता है, ठीक है। Which is the correct formation correct sequence of tasks involved in the development of curriculum। अब यहाँ पे सीक्वेंस बताना है, ठीक है, करिकुलम डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से टास्क होते हैं, उसके जो सीक्वेंस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, नीड को एसेस करोगे। आपको पहले नीड तो पता होनी चाहिए ना, तभी तो आप चीजें कर पाओगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको गोल और ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है, ठीक है। बी के बाद ए, देखो बी के बाद यहाँ पे नहीं आ रहा है, एलिमिनेट करो, ठीक है। ई है फॉर श्योर, ई बिल्कुल लास्ट में आएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज होती है वो यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, या फिर आप अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करोगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, हमने क्या किया, नीड को एसेस कर लिया, गोल और ऑब्जेक्टिव बना लिए, ठीक है। एक मिनट, बी ए ना, कहाँ गया बी ए, फिर सेलेक्ट करेंगे कंटेंट को, है ना। सेलेक्ट करेंगे कंटेंट को, फिर आपकी जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज होंगी, फिर इफेक्टिवनेस देखेंगे, ठीक है। तो अब हो जाएगा आपका, एक मिनट, बी ए, बी ए कहाँ पे है, हाँ, बी ए डी सी, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 शुड बी द राइट है। नेक्स्ट ऑन, अब यहाँ पे दे रखा है, इन द स्टेटमेंट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज व्हिच आर रिलेटेड टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम। अब यहाँ पे कीवर्ड को पकड़ो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम में हम क्या करते हैं, बच्चे की जो भी पोटेंशियल होती है, जो भी उसका पोटेंशियल होता है, उसको हम सपोर्ट करते हैं। इंडिविजुअल को यहाँ पे सपोर्ट दिया जाता है, जैसे वो स्पेसिफिक डोमेन या स्पेसिफिक चीज में वो क्या कर पाए, मास्टरी कर पाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा एबिलिटीज एंड लर्निंग स्टाइल जो होता है इंडिविजुअल का, उसको सपोर्ट किया जाता है। इंडिविजुअल मेमोरी बेस्ड नॉलेज स्ट्रेस, नो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो। इंडिविजुअल को हेल्प किया जाता है जिससे वो अपनी पोटेंशियल को अचीव कर पाए। डोमेन स्पेसिफिक प्रोफिशिएंसी जो होती है इंडिविजुअल की, उस पर फोकस किया जाता है। तो ए सी डी ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द राइट है, ठीक है। अब आ जाओ कॉम्पिटेंसी बेस्ड बिहेवियरिस्टिक इंक्वायरी ओरिएंटेड मॉडल है टीचर एजुकेशन के आपके, है ना। टीचर एजुकेशन मैंने यहाँ पे डाल दिया, चलो कोई नहीं, ये मिक्स, ये 2020 का ही है, ये आपका मैंने करिकुलम में डाल दिया, बट ये आपका यूनिट 4 का है, ठीक है, ये आपका यूनिट 4 का है, ठीक है। यूनिट 4 जो टीचर एजुकेशन है उससे क्वेश्चन ही है, और उसके डिस्क्रिप्शन दे रखा हुआ है। बिहेवियरिस्टिक की अगर बात करेंगे, है ना, बिहेवियरिस्टिक की अगर हम जब भी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग यूज फॉर द टीचर ट्रेनिंग। इंक्वायरी ओरिएंटेड में क्या हो जाएगा, आप पार्टिसिपेंट एक्सप्लोर एकेडमिक कंटेंट बाय पोजिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग द क्वेश्चंस। और कॉम्पिटेंसी में क्या हो जाएगा, कॉम्पिटेंसी में मास्टरी,
कीवर्ड डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे मास्टरी को, ठीक है। तो ए का फोर्थ देखो कहाँ पे आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ए का फोर्थ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, सो ऑप्शन नंबर 1 शुड बी द राइट हियर, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, सब्स्टिट्यूशन अल्टर, ये टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज है। जब करिकुलम चेंज को पढ़ते हो तो कई तरीके के टाइप्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन होता है, अल्टरेशन होता है, पर्चुरेशन होता है और वैल्यू ओरिएंटेशन होता है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, हम क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करने का मतलब होता है न्यू टेक्स्ट बुक, ये कीवर्ड ही लिखे हैं, ये आपका पूरा कीवर्ड लिखा है, न्यू टेक्स्ट बुक रिप्लेसेस द ओल्ड टेक्स्ट बुक। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूशन, जैसे स्कूल वगैरह में सब्स्टिट्यूशन वगैरह लगता है ना, बस वैसे ही है, यहाँ पे हम एक टीचर की जगह दूसरे टीचर को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अल्टरेशन में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग चीज है, ठीक है, वहीं पे कुछ नया हम यहाँ पे नए कंटेंट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू कंटेंट इनटू द एग्जिस्टिंग, ये आपका कीवर्ड है। पर्चुर्बेशन में क्या होता है, आप यहाँ पे क्या करो, जब कोई ना कोई मतलब ऑब्स्टिकल आए, मतलब उस चीज को अडेप्ट करने में दिक्कत हो, जैसे कोविड आया था तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जिनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने में दिक्कत आ रही थी, ठीक है, तो ये पर्चुबेशन के अंदर आता है। चेंज फॉर एग्जांपल, चेंज इन द टाइम अलाउड फॉर, मतलब आप क्या कर दो, जो भी टाइम अलाउड किया गया है, मान लो उनको अलाउड किया गया 45 मिनट की क्लास लेना है, बट उनको आप 15 मिनट ही मिल पा रहे हैं, बट और उनको कोर्स अपना उसी टाइम पे कवर करना है, तो ये पर्चुबेशन के अंदर आता है। वैल्यू ओरिएंटेशन में क्या आता है, जब आपके पूरे ओवरऑल ओवरऑल यहाँ पे बात करते हो, इम्फेसिस करते हो बच्चे की पर्सनल ग्रोथ पे, ठीक है, और द ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट देन एकेडमिक ग्रोथ, ये होता है वैल्यू ओरिएंटेशन के अंदर। तो देखो ए का फोर्थ एक ही ऑप्शन में आ रहा है क्या, एक ही से बन गया, नहीं 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 नहीं, मैं गलत देख रही हूँ, सॉरी। ए का फोर्थ और नहीं, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ए का थर्ड, बी का फोर्थ और डी का वन, ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द राइट है, ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द राइट है, ठीक है। कंटेक्स, अब ये आपके जो डैनियल स्टफल बीम ने दिया था सीआईपीपी, कंटेक्स इवैल्यूएशन, इनपुट इवैल्यूएशन, प्रोसेस इवैल्यूएशन, प्रोडक्ट इवैल्यूएशन, ये दे रखा है। कंटेक्स इवैल्यूएशन में क्या आता है, कंटेक्स इवैल्यूएशन में कंटेक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे आप कंटेक्स से क्या समझ रहे हो, है ना। कंटेक्स से आप यहाँ पे कंटेक्ट से क्या चीज समझ रहे हो, जब कंटिन्यूअसली हम किसी प्रॉब्लम को या फिर कोई मतलब चीज हम डायग्नोस करने की कोशिश कर रहे हैं, कंटेक्स्ट इवैल्यूएशन विच कंटिन्यूअसली असेस द नीड एंड प्रॉब्लम इन द कंटेक्स्ट टू हेल्प द डिसीजन मेकर, मतलब एक तरीके से हम कंटिन्यूअसली चीजों को डायग्नोस करने की कोशिश कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई है, एक कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, जिससे यहाँ पे जो भी आपके इवैल्यूएटर है उनको मदद मिल पाए अपने गोल को डिजाइन करने के लिए, ठीक है, तो वो होता है आपका कंटेक्स्ट इवैल्यूएशन। तो ए का थर्ड हो गया, देखो ए का थर्ड कहाँ पे आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, एक ही ऑप्शन से ये बन गया है। बट आगे भी देख लेते हैं, इनपुट करने का मतलब क्या होता है कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पे इनपुट की जा रही है। इनपुट में इवैल्यूएशन में क्या आता है, इनपुट इवैल्यूएशन में आता है कि अब जो भी गोल यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं, ठीक है, एक इवैल्यूएटर ने जो भी गोल यहाँ पे डिसाइड किए हैं, अब उसको अकॉम्प्लिश करने के लिए क्या क्या इनपुट यहाँ पे देने पड़ेंगे, क्या क्या इनपुट यहाँ पे देने पड़ेंगे, तो ये यहाँ पे क्या आएंगे, स्कूल की जो कैपेसिटीज होंगी हमें उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, है ना, स्कूल की कैपेसिटीज को, तो ये बी का 4 हो जाएगा। प्रोसेस के अंदर क्या आता है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरे जो भी सिस्टम है उसको मॉनिटर करेंगे, है ना, उसको चेक करेंगे कि हमने ये गोल था वो सही तरीके से अकम्प्लिश हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, जो भी प्रोसेस की जरूरत थी वो हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो ये प्रोसेस के अंदर आ जाता है। तो ये किस में आ जाएगा, प्रोसीजरल डिजाइन है, ये क्या है, ये कीवर्ड लिखा है, प्रोसीजरल डिजाइन है। प्रोडक्ट के अंदर क्या आता है, प्रोडक्ट के अंदर आता है आप कंपेयर करेंगे एक्चुअल हमने क्या सोचा था, मतलब क्या था और एक्चुअल में क्या आया है, ठीक है, इसके बीच में हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, तो ये प्रोडक्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है। समझ में आई चीजें। अब आ जाते हैं मिक्स वाले पे, ये यूनिट 5 के सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने एक सेट में लगा दिए थे जिससे आप लोग को भी दिक्कत ना हो, ठीक है। इन लोगों ने कौन सा किया, हाँ। अब आ जाओ, ये मिक्स क्वेश्चन है यहाँ पे, यूनिट 8 का आई थिंक हम लोगों ने कर लिया, यूनिट 9 के क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, यूनिट 9 के हैं, यूनिट 3 के हैं, यूनिट 3 ऑलरेडी हम लोगों ने पहले से भी कर रखी हुई है, ठीक है, तो प्लीज आप लोग पहले वाले यूनिट को भी देख लीजिए, पहले वाले जो सेशंस हैं उनको भी देख लीजिएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी में करा रही हूँ ना क्योंकि who has proposed that organization shall eliminate the need of quality control after the process, इनमें से किसने प्रपोज किया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है shall eliminate the need of quality control, ठीक है, shall eliminate the need of quality control after the process, मतलब प्रोसेस के बाद उसे क्या कर देना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल को एलिमिनेट कर देना चाहिए। एडवर्ड डेमिंग ने बोला था, वॉल्श एवरेट ने बोला था, सी के प्रहलाद ने बोला था, या फिर पोकायोका, या फिर पोकायोके, तो किसने बोला था, पोकायोका ने बोला था, किसने बोला था, पोकायोका। अभी मैंने यूनिट 9 हम लोगों ने किया भी था, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने किया भी था, ठीक है, तो ये पोकायोके के अंदर आता है। नेक्स्ट आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द रैशनल अंडरलाइंग द स्पैन ऑफ कंट्रोल, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो
स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात करता है, रैशनल अंडरलाइन द स्पैन ऑफ कंट्रोल, जिसमें आता है वन कैन मेक अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू वर्क इफेक्टिवली, ठीक है, मतलब वन कैन वर्क इफेक्टिवली फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं। जब स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं, हम कुछ लोगों को ग्रुप और कुछ मतलब लोग हैं उनको मिला करके जब इफेक्टिवली हम काम करने के लिए तैयार कर पाते हैं, तो वो होता है आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल। वन कैन मेक अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू वर्क इफेक्टिवली, ठीक है। फिर आता है द मेन लिमिटेशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। क्या लिमिटेशन है, मेन लिमिटेशन क्या होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है ना, बहुत ज्यादा मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। मतलब आपको एक छोटा सा भी काम कराना है तो उसके लिए क्या करना है, 10 चक्कर आपको काटने पड़ेंगे, कभी बोलेगा इस डेस्क पे जाओ, कभी बोलेगा इस डेस्क पे जाओ, कभी बोलेगा इधर डेस्क पे जाओ, ऐसी वाली चीज है। तो ये ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के अंदर आता है ना। ये किसके अंदर आता है, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो इसका क्या अगर मैं बोलूं लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन क्या है, जब ऐसा होता है मान लो छोटा सा एक पेपर ही हमें साइन करवाना है, बट यहाँ पे पहले एक नंबर पे जाओ, फिर दूसरे नंबर पे जाओ, फिर इन वाले बाबू के पास जाओ, फिर इन वाले बाबू के पास जाओ, तो ऐसे करके क्या होता है, ये जो वर्क प्रोसीजर होता है वहां पे अड़चने आने लगती हैं, ठीक है, थॉटर्न होने लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 शुड बी द राइट हियर, ठीक है। नेक्स्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट suited फॉर द असेसमेंट ऑफ सोशल स्किल। हमेशा ध्यान रखना रूब्रिक, ठीक है, जब भी सोशल स्किल को आपको यहाँ पे असेसमेंट करनी है तो आप रूब्रिक का यूज करोगे, ठीक है, किसका यूज करोगे, रूब्रिक का यूज करोगे, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग अ टीचर वेरी ऑफन यूजेस प्रोबिंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे प्रोबिंग इज द कीवर्ड, ठीक है, मतलब जब टीचिंग कर रहा है क्लास टीचर, तो उस टाइम पे वो क्या कर रहा है, प्रोबिंग क्वेश्चंस का यूज कर रहा है, जिससे स्टूडेंट के जो भी आइडियाज हैं उसको क्लैरिफाई किया जा सके, उसके जो कंसेप्ट है उसको क्लियर किया जा सके। तो कौन सी तरीके के असेसमेंट के अंदर आता है, डायग्नोस्टिक के अंदर आता है, प्रेडिक्टिव के अंदर आता है, फॉर्मेटिव के अंदर आता है, या फिर समेटिव के अंदर आता है। जब हम प्रोबिंग क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, तो वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आता है, किसके अंदर आता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आता है। तो जैसे जैसे मैं कीवर्ड को हाईलाइट कर रही हूँ ना, ऐसे कीवर्ड आपकी भी दिमाग में होने चाहिए, तभी क्वेश्चंस को आप कर पाओगे, अदरवाइज टाइम इतना कम होता है, वहाँ का जो प्रेशर होता है एग्जामिनेशन का, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। तो कीवर्ड्स को पकड़ो, ठीक है, जैसे जैसे मैं कीवर्ड्स को यहाँ पे पकड़ के आपको आंसर्स कर रही हूँ, ठीक है। Who of the following developed the concept of behavior shaping? Behavior shaping का concept किसने दिया था? Through the use of principle of successive approximation। मुझे नहीं लगता समझाने की जरूरत होनी चाहिए, स्किनर, ठीक है। नेक्स्ट हो empathetic understanding of the client problem is stressed in which type of the counseling। अब काउंसलिंग के कई सारे हम लोगों ने अप्रोचेस को पढ़ा है, टाइप्स को पढ़ा है, ठीक है, 3 तरीके के टाइप्स थी, रैशनल अप्रोच थी आपकी, और रियलिटी बेस्ड काउंसलिंग थी, है ना, बिहेवियरिस्टिक मॉडिफिकेशन काउंसलिंग थी, अलग अलग अप्रोचेस थी जो हम लोगों ने यूनिट 3 में बहुत डिटेल में कर रखा हुआ है। तो प्लीज आप लोग उन सेशन को गो थ्रू एक बार जरूर करिएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है इम्पेथेटिक अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं। इम्पेथेटिक अंडरस्टैंडिंग जब भी हम बोलेंगे तो पर्सन सेंटर जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होती है वो यहाँ पे आ जाती है, डोमिनेटेड द काउंसलिंग, ठीक है। A student has graduated from a university, he she want help in making the choice of stream। बहुत समझ के पढ़ना, ये टाइप्स जो गाइडेंस के टाइप्स हैं, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, क्योंकि गाइडेंस के जो टाइप्स होते हैं वहां से क्वेश्चन थोड़े से फंस जाते हैं, है ना। तो क्या बोल रहा है, अ स्टूडेंट हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, ही शी वांट हेल्प इन मेकिंग द चॉइस ऑफ स्ट्रीम। मतलब उसे हेल्प किस में चाहिए, उसको हेल्प किस चीज में चाहिए, जो भी स्ट्रीम है ना उसको चूज करने में उसको हेल्प चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो। एक स्टूडेंट है जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है, अब उसको हेल्प किस चीज में चाहिए, स्ट्रीम को चूज करने में चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो, स्ट्रीम को चूज करना है, ठीक है। तो पर्सनल गाइडेंस के अंदर आएगा, वोकेशनल गाइडेंस के अंदर आएगा, एजुकेशनल के अंदर आएगा, या फिर सोशल के अंदर आएगा। जब स्ट्रीम को चूज करना है तो वो एजुकेशनल गाइडेंस के अंदर आएगा, ठीक है, किसके अंदर आएगा, एजुकेशनल गाइडेंस के अंदर आएगा। लेकिन जब वोकेशनल की बात करेंगे तो यहाँ पे जब वो उसको ऑक्यूपेशन को चूज करना हो, ठीक है, उसको उसके लिए प्रिपेयर करना हो, तो वो इसके अंदर आएगा। पर्सनल के अंदर पर्सनल गाइडेंस जो होती है वहां पे क्या होता है, बच्चे की कुछ इमोशनल प्रॉब्लम है या फिर इंडिविजुअल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम है, हो सकता है उसके घरेलू कुछ चीजें हो, ठीक है, या फिर कुछ उसको एंजाइटी हो रहा हो एग्जाम को लेकर के, या फिर उसको फियर लग रहा हो, ठीक है, वो सब आपकी पर्सनल गाइडेंस के अंदर आती है। सोशल गाइडेंस के अंदर क्या आता है, जब सोशल गाइडेंस के अंदर बात करते हैं जहाँ पे पूरा ओवरऑल जो सोशल चीजें होती हैं वो होती है यहाँ पे, ठीक है, सोसाइटी। Who among the following behave this theory of learning advocated the role of cognitive and molar concept? Keyword molar concept किसने दिया है, कॉग्निटिव, कहाँ पे, टॉलमैन, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है।
नेक्स्ट, द टेक्निक इन रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लर्निंग कॉन्टेक्स्ट। अब कौन सी तरीके की टेक्निक को कार्ल रॉजर्स ने बोला है ह्यूमन लर्निंग कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग को, सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग को, रिसेप्शन लर्निंग को, डिस्कवरी लर्निंग को। जब ह्यूमन लर्निंग कॉन्टेक्स्ट की बात की जाएगी, जो कि दिया था कार्ल रॉजर्स ने, इस चीज को एडवोकेट किया था और जहां पे बोला था हमें क्या करना है, सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग को यहाँ पे प्रमोट करना है, ठीक है, सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग को प्रमोट करना है। नेक्स्ट आ जाओ, वो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, PWD एक्ट 1995, PWD एक्ट 1995। एक इसका मैं सेपरेट सेशन आप लोग के लिए लेके आऊंगी यूनिट 10 का, जहाँ पे यूनिट 10 के आपको PYQs देखने को मिलेंगे, सेपरेट PYQs होंगे अभी कुछ ही दिनों में, 2 से 4 दिन में सेपरेट यूनिट 10 का PYQ आप लोग को अलग से देखने को मिलेगा। बट और जो क्वेश्चन 2020 के हैं वो हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। 7 तरीके की डिसेबिलिटी के बारे में यहाँ पे बात की गई थी। तो कौन कौन सी डिसेबिलिटी थी, ये चारों डिसेबिलिटी थी, ये दोनों आपकी नहीं थी, ठीक है। ये चारों डिसेबिलिटी किसके अंदर आती है, PWD एक्ट के अंदर आती है। तो देखो चार नहीं, 3 है, सॉरी, ABC, ब्लाइंडनेस है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, मेंटल रिटार्डेशन है। तो ABC देखो ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है, फटाफट से आंसर करते जाना है, ठीक है। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको रटे होनी चाहिए, इसमें ज्यादा सोचना विचारना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर आ जाओ मैस्लो की जो वो है हायरार्की ऑफ नीड, ठीक है। अब ये तो मुझे नहीं लगता किसी का गलत होना चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन ऐसा है, ये क्वेश्चन ऐसा है यहाँ पे, है ना। मैस्लो की जो ह्यूमन नीड की जो हायरार्की दी थी, वहां पे क्या आ जाता है, सबसे पहले क्या आएगा आपका, फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक है। दूसरी चीज क्या आएगी आपकी, सेफ्टी नीड आएगी। तीसरी चीज आएगी आपकी लव एंड बिलोंगनेसनेस। चौथा आएगा आपका चौथा होगा यहाँ पे ये स्टीम। पांचवा होगा आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो डी देखो, अब यहाँ पे दो आप ऐसे भी कर सकते थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे एक अप्रोच आपकी ये भी हो सकती थी, यहाँ पे देखा कि आपने लास्ट में, सबको पता है ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है, लास्ट वाले को देखो, तो यहाँ पे भी नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, दो ऑप्शन आपके पास बचते हैं। और पहला क्या होता है, पहला आपका फिजियोलॉजिकल नीड होता है। फिजियोलॉजिकल नीड यहाँ पे देखो सी कहाँ पे आ रहा है, दोनों में ही आ रहा है, सी दोनों में आ रहा है, एलिमिनेट नहीं कर सकते। फिजियोलॉजिकल नीड के बाद आपका आता है सेफ्टी नीड, ठीक है, सी और ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर है CABED, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अब ये है फॉर ट्रेनिंग इन बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ठीक है। RODEPA वाला जो कंसेप्ट था ना, RODEPA वाला कंसेप्ट, बस ये वही वाला कंसेप्ट है यहाँ पे। यहाँ पे बोल रहा है आपका, क्या है यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन ट्रेनिंग इन बिहेवियर मॉडिफिकेशन यूजिंग स्किनर ऑपरेटेड कंडीशनिंग मॉडल इन विच द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रोसीजर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज मेड। यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सा ऐसा प्रोसीजर है इनमें से जहाँ पे जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है उसको कंटीजेंट कर दिया जाता है ऑन मेकिंग विद होल्डिंग ऑफ रिस्पॉन्स इन प्रेजेंस और एब्सेंस। दोनों की बात की जा रही है यहाँ पे, खाली प्रेजेंस या फिर एब्सेंस की बात नहीं की जा रही है, प्रेजेंस हो या फिर एब्सेंस हो, दोनों की बात यहाँ पे की जा रही है। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात की जा रही है ना। जब भी हम यहाँ पे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे, उस केस में आप रिवॉर्ड को हटा दो, पॉजिटिव वाले को पहले हटा दो, ठीक है। पहले क्या करो, पॉजिटिव वाले को हटा दो, ठीक है। अब स्केप लर्निंग कैसी होती है, ये भी नेगेटिव होती है, पनिशमेंट भी नेगेटिव है, एक्टिव अवॉइडेंस भी आपकी नेगेटिव के अंदर आती है, और डिस्क्रिमिनेटेड ऑपरेंट लर्निंग जो होती है ये आपकी पॉजिटिव के अंदर आती है। तीन चीजें आपके पास बची, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे कर सकते थे, ठीक है। आप नेगेटिव और पॉजिटिव जो होता है, ठीक है, क्यूज नेगेटिव पॉजिटिव होता है, उससे भी यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों चीजें बोली है ना, कि हो सकता है यहाँ पे प्रेजेंस भी हो सकता है, यहाँ पे एब्सेंट भी हो, ठीक है। खाली स्पेसिफिक अगर दे रखा होता है कि प्रेजेंस वाले ही आपको लेना है, तब आप यहाँ पे चीजें करते हैं, ठीक है। तो BCD ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द राइट है। नेक्स्ट आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द मेजर पर्पस ऑफ मेंटल हाइजीन। क्या मेजर पर्पस होता है आपका मेंटल हाइजीन का, मेंटल हाइजीन का मेजर पर्पस क्या होता है, अपने आप से सोचो। मेंटल हाइजीन के लिए मेजर पर्पस क्या हो सकता है, ये प्रिवेंट करता है ना, हमारा जो मेंटल डिसऑर्डर होता है उसको तो प्रिवेंट करता ही करता है। दूसरी चीज प्रिजर्व करता है, जो इंडिविजुअल का मेंटल हेल्थ होता है, एक ग्रुप का जो मेंटल हेल्थ होता है उसको प्रिजर्व करने का भी काम करता है। सेटिस्फेक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टीम नीड ऑफ अ पर्सन, ये तो नहीं होता है ना, ये तो नहीं होता। सी को आप एलिमिनेट कर सकते हो, सी यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, एक ही ऑप्शन आपके पास बनता है ABD, डिस्कवरी एंड यूटिलाइजेशन। थेरेप्टिक मेजर्स का यूज किया जाता है जिससे हम जो भी मेंटल इलनेस है उसको यहाँ पे क्योर कर
पाए, प्रिवेंट कर पाए मेंटल डिसऑर्डर को, प्रिजर्व कर पाए इंडिविजुअल की और या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की जो मेंटल हेल्थ है, ठीक है। तो ये मेजर पर्पस होता है। अब आज ये डिसेबिलिटी और उसके डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं। जैसे डिस्प्लेक्सिया की बात करते हैं, कीवर्ड क्या है यहाँ पे, मोटर कोऑर्डिनेशन होता है। क्या होता है यहाँ पे डिस्प्लेक्सिया के अंदर, क्या होता है आपका, डिफिकल्टी होती है मोटर कोऑर्डिनेशन के अंदर, जहाँ पे पुअर और आउट ऑफ ऑर्डर मूवमेंट होते हैं, तो ये डिस्प्लेक्सिया के अंदर आ जाता है। कीवर्ड्स को पकड़ो। डिस्लेक्सिया में क्या होता है, रीडिंग डिसऑर्डर होता है। डिस्ग्राफिया में क्या होता है, राइटिंग डिसऑर्डर होता है। तो डिस्ग्राफिया आपकी राइटिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड है। जो लेक्सिया है आपका, यहाँ पे क्या होता है, एक मिनट, डिसलेक्सिया क्या है, देखो एडीएसडी जो है, एडीएसडी में क्या होता है, अटेंशन होता है, डिफिकल्टी होती है, मतलब इन पेइंग द अटेंशन, अटेंशन पे करने में डिफिकल्टी होती है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, बट ये जो है आपका रीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक है, डिसलेक्सिया, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, तो इसलिए हम ये लगा देंगे, डिफिकल्टी इन डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी एंड लैंग्वेज रिलेटेड जो स्किल्स है। बट आपका ज्यादा ध्यान रखना, अगर रीडिंग डिसऑर्डर कहीं पे दे रखा होता तो डिसलेक्सिया को हम वही यहाँ पे टिक करते, ठीक है। तो ए का फोर्थ है, ए का फोर्थ है, और बी का क्या है आपका, बी का सेकेंड ना, हाँ, ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द राइट है, ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द राइट है। नेक्स्ट आ जाओ। अब हम लोगों ने जो लीडर पढ़े थे, है ना, लीडरशिप के कई सारे स्टाइल्स वगैरह पढ़े थे, कि ये उससे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए डाला, और एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा भी हुआ है, आपका जो 2020 वाला पेपर है उसमें एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं पूछा हुआ। हम लोगों ने कई सारे पावर, अब यहाँ पे लीडरशिप की स्टाइल दे रखी है, और जो लीडरशिप स्टाइल है उससे रिलेटेड जो पावर है, हम लोगों ने कई सारे पावर पढ़े थे ना, एक्सपर्ट पावर जो नॉलेजेबल होते हैं, इन्फॉर्मेशन पावर जहाँ से हमें नॉलेज मिलती है, रिवॉर्ड पावर जहाँ पे हम क्या करते हैं, उनको रिवॉर्ड देते हैं, कोरेसिव पावर जहाँ पे हम जबरदस्ती करते हैं, ठीक है, जबरदस्ती उस चीज को मनवाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे HT और LR दे रखे हैं। अब ये ध्यान रखना, जो भी लीडरशिप के स्टाइल है, उनकी जो पावर है, इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप क्वेश्चंस को ज्यादा करिए, इससे आपकी जो क्लैरिटी होगी वो ज्यादा अच्छे से बन पाएगी। इसका मतलब होता है हाई टास्क, लो रिलेशन, समझ रहे हो। अब देखो, डायरेक्टिव स्टाइल है, सपोर्टिव स्टाइल है, पार्टिसिपेटिव स्टाइल है, और डेलीगेटिंग स्टाइल है, ठीक है, डेलीगेटिंग स्टाइल है, ठीक है। डेलीगेटिंग स्टाइल में क्या होता है, यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे था 1,1, ठीक है, ये क्या था 9,1, ठीक है, ये क्या था 9,9, ये क्या था आपका, यहाँ पे क्या था 1,9, 1,9, यहाँ पे क्या था डेलीगेटिंग, ठीक है, यहाँ पे क्या था डेलीगेटिंग था, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे हाई टास्क है, और क्या है, हाई टास्क है, लो रिलेशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्टिव, यहाँ पे लिखते जा रही हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो टास्क लो रिलेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई टास्क हो जाएगा और लो रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई टास्क हो जाएगा और हाई रिलेशन भी हो जाएगा, हाई यहाँ पे रिलेशन भी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, लो टास्क हो जाएगा, है ना, लो टास्क हो जाएगा और हाई रिलेशन हो जाएगा। एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, लो टास्क और हाई रिलेशन, एक मिनट, सही किया ना मैंने, लो टास्क, ये टास्क है, ये लो टास्क हाई रिलेशन, हाँ ठीक है, सही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, डायरेक्टिव हो गया, है ना, ये क्या हो गया, डायरेक्टिव हो गया, ये सपोर्टिव हो गया, ये क्या हो गया आपका, सपोर्टिव हो गया, ये हो गया पार्टिसिपेटिव हो गया, ये क्या हो गया, पार्टिसिपेटिव हो गया। इस तरीके से आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या हो जाएगा, हमें पावर को देखना है। जब हम बात करते हैं हाई टास्क और लो रिलेशन की, हाई टास्क और लो रिलेशन, हाई टास्क और लो रिलेशन, ये क्या होता है, टास्क है आपका, ये क्या है, टास्क है ना, और ये क्या है आपका, रिलेशन है, ये क्या है आपका, रिलेशन है, ठीक है। तो 9,1 हो गया, ठीक है, 9,1 हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, जब हाई टास्क होगा, मतलब आप टास्क पे, जो आपका जो लीडर है वो आपके टास्क पे ज्यादा फोकस करेगा, आपका रिलेशन बनाने पे उससे मतलब नहीं है, उसको उसने बोला है 4 दिन में मुझे काम चाहिए, तो मुझे 4 दिन में काम चाहिए, चाहे आप कैसे भी करके वो दो। तो ये हो जाएगा कोरेसिव, जहाँ पे वो कोरेसिव पावर की यूज कर रहा है। तो ए का 4 देखो कहाँ पे आ रहा है, एक ही ऑप्शन में। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से टेक्निकल वाले होते हैं, तो एक दो से ही आपके बन जाते हैं, ज्यादा आपको उसमें नहीं करना होता। सपोर्टिव में क्या होता है, वो अपना काम तो करवाएगा ही करवाएगा, बट आपको सपोर्ट भी करेगा। होते हैं बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, वो अपना काम भी करवाते हैं, साथ ही साथ में आपके साथ एक रिलेशनशिप को भी मेंटेन करके रखते हैं, है ना, एक रिलेशनशिप को भी यहाँ पे मेंटेन करके रखते हैं। उसके लिए वो रिवॉर्ड पावर का यूज करते हैं, मान लो आपने काम अच्छा किया तो आपको रिवॉर्ड देंगे, इंसेंटिव्स देंगे, होता है, ठीक है। फिर आता है पार्टिसिपेटरी, पार्टिसिपेटरी में क्या होता है, लो टास्क, है ना,
लो टास्क होता है बट हाई रिलेशन। ऐसे लोग क्या होते हैं, काम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं, मतलब उनको काम से कोई लेना देना नहीं, उन्हें रिश्तेदारी बनानी है, ठीक है, काम से कोई भी लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ रिश्तेदारी बनानी है। तो ये क्या होती है आपकी, ये होती है इन्फॉर्मेशन पावर, ये होती है आपकी इन्फॉर्मेशन पावर यहाँ पे। डेलीगेटिव जहाँ पे लो टास्क और लो रिलेशनशिप होता है, लो टास्क और लो रिलेशनशिप मतलब यहाँ पे एक्सपर्ट पावर, उन्हें पता है कि उनके जो भी एम्प्लॉयज हैं वो पहले से ही मोर स्किल्ड है बहुत, मतलब इस केस में क्या होता है डेलीगेटिंग स्टाइल में, यहाँ पे जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं बहुत ज्यादा स्किल्ड होते हैं, यहाँ पे लीडरशिप को कोई भी मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ अपने हाथ पूरे खड़े कर लेता है कि आप खुद से जो मर्जी है वो करो, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे, समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। अब आ जाओ इंटेलिजेंस थ्योरी पे। इमोशनल इंटेलिजेंस किसने दिया है, डैनियल गोलमैन ने दिया है, डी का फर्स्ट, एक ही ऑप्शन से बन गया। देखो कई मतलब ये 2000 मैं सोच रही हूँ 2020 का पेपर कितना इजी था, मतलब जिन बच्चों ने दिया होगा ठीक इतना इजी था, तो फटाफट से क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी डैनियल गोलमैन ने दिया है, ठीक है। तो डी का फर्स्ट हो गया। मल्टीपल फैक्टर थ्योरी आपके एल थर्स्टन ने दिया है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कौन सी थ्योरी, मतलब जो मल्टीपल फैक्टर थ्योरी दी थी एल थर्स्टन ने, क्या क्या उसमें दिया था, ठीक है। इतना काम तो कर ही सकते हो ना कि कौन कौन से फैक्टर्स के बारे में यहाँ पे बात की गई थी। स्ट्रक्चर्ड इंटेलेक्ट जो दिया था जेबी गिलफोर्ड ने दिया था, है ना। मल्टीपल इंटेलिजेंस जो दिया था वो किसने दिया था, आपका हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था। किसने दिया था, हॉवर्ड गार्डनर ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अब यहाँ पे आईसीएफ का हम लोगों ने मॉडल पढ़ा था, है ना, आईसीएफ के मॉडल पढ़े थे, वहाँ पे उसका पूरा जो क्लासिफिकेशन था उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन बॉडी फंक्शन और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हुआ था, क्या पार्टिसिपेशन होता है, क्या इन्वॉल्वमेंट होता है इन ऑल द एरियाज ऑफ द लाइफ, एंड इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स है, एंड इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है। तो ए बी सी शुड बी द राइट हेयर, ए बी सी शुड बी द राइट हेयर। नेक्स्ट आ जाओ। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इंडिकेट द नीडेड एक्शन फॉर चेंज प्रोसेस। कौन से नीडेड एक्शन होते हैं अगर आप चेंज प्रोसेस को लाना चाहते हो, है ना। अगर आप चेंज प्रोसेस को लाना चाहते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो कौन कौन से यहाँ पे जरूरी एक्शंस हो जाते हैं, तो कौन कौन से हो जाते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट गो थ्रू द अनफ्रीजिंग, अनफ्रीजिंग, फ्रीजिंग एंड रीफ्रीजिंग, ठीक है। तीन तरीके के स्टेजेस होती है जो कर्ट लिविन ने दिया था। अनफ्रीजिंग में क्या होता है, आपको पहले उन्हें इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये चेंज लाना चाहते हैं। बिना उन्हें बताए आप चेंज तो नहीं ला सकते है ना, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में बिना उन्हें इन्फॉर्म किए तो चेंज नहीं ला सकते। तो आपको उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं ये चेंज लेके आना चाह रहा हूँ यहाँ पे, और ये सब चीजें ऐसी चीजें हो सकती हैं, आपको उनको फैमिलियर कराना पड़ेगा उस चेंज से, ठीक है। तो ए होगा, ठीक है। दो ऑप्शन यहाँ से आपके गए। दूसरी चीज आती है एंजाइटी वन, फियर ऑफ चेंज शुड बी डिक्रीज। बदलाव की प्रथम प्रकार की चिंता में कमी लाई जानी चाहिए, एंजाइटी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। एंजाइटी टू फियर नहीं होगा, ध्यान रखना। एंजाइटी वन और एंजाइटी टू दोनों ही होगा, सॉरी। हमें एंजाइटी वन जो है, एंजाइटी वन फियर ऑफ चेंज जो है उसको डिक्रीज कराना है, और जो एंजाइटी टू फियर है उसे फियर ऑफ नॉट चेंजिंग मस्ट बी इंक्रीज, उसको यहाँ पे इंक्रीज कराना है। तो ए बी सी शुड बी द राइट हेयर, ठीक है। ए बी सी शुड बी द राइट हेयर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। एडवर्ड डीमिंग की जो क्वालिटी एश्योरेंस थी, वहाँ पे कई सारे इन्होंने चीजों को लिया था, ठीक है। जब उन्होंने एडवर्ड डीमिंग का क्वेश्चन किया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रपोज बाय द एडवर्ड डीमिंग फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। क्या प्रपोज किया है, अडॉप्ट करना है न्यू पॉलिसी को, हमें क्या करना है, न्यू पॉलिसी को अडॉप्ट करना है। दूसरी चीज सीज इंडिपेंडेंस करना है इंस्पेक्शन पे, ठीक है। फिर क्या करना है, हमें इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग करना है ऑन द जॉब, ठीक है। ड्राइव आउट फेयर कोर्स ऑफ फोर्थ नहीं करना है हमें यहाँ पे, मतलब खराब नहीं करना उसको, मतलब क्या करना है किसी चीज के लिए कोर्स मतलब बाध्य नहीं करना उस चीज को, ठीक है। तो ए बी डी ई देखो कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब आ जाओ। प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शन रिफर्स टू द डिसीजन मेड अबाउट ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेलुएटिंग इंस्ट्रक्शन। जब भी हम लोगों ने प्लानिंग की बात की थी, हाँ, जब हम लोगों ने प्लानिंग की यहाँ पे बात की थी, है ना, जब हम लोगों ने प्लानिंग की बात की थी, प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शन, वो उसका मतलब क्या होता है, डिसीजन बनाते हैं अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, अबाउट द इम्प्लीमेंटिंग एंड अबाउट द इवेलुएटिंग इंस्ट्रक्शन, अबाउट द इवेलुएटिंग इंस्ट्रक्शन। तो ये चीज सही है, जब भी आप प्लानिंग करोगे किसी भी इंस्ट्रक्शन के लिए, आप ऑर्गेनाइज करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, फिर इवेलुएट करोगे वो जो भी इंस्ट्रक्शन है। तो एजर्शन तो यहाँ पे ट्रू हो गया। रीजन की बात करते हैं, रीजन में यहाँ पे बोल रहा है, हाँ, रीजन में यहाँ पे बोल रहा है कि प्लानिंग गिव्स। अब देखो यहाँ पे भी प्लानिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी प्लानिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो दे रहा है, जो प्लानिंग है वो एक हमें सेंस देता है, सेंस ऑफ डायरेक्शन देता है। प्लानिंग गिव्स अ सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड थ्रू दिस अ फील ऑफ कॉन्फिडेंस टू द टीचर। मतलब प्लानिंग, जब एक टीचर पूरा प्लान करके पढ़ाता है किसी चीज को, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। जैसे मैंने प्लान करके पढ़ाया है आप लोग को कि मुझे 2020 में ये क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे कराने हैं, तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है, मैं इस तरीके से बोल पा रही हूँ। अगर अचानक से मुझे कोई चीज दे दी जाए, मान लो मैं पढ़ा रही हूँ आपको
एजुकेशन, अब मुझे बोला जाए कि आप पढ़ा दो हिंदी, तो क्या मैं पढ़ा पाऊंगी? क्योंकि प्रॉपर मैंने प्लानिंग नहीं की है उससे रिलेटेड ना, मुझे पहले उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग एक तरीके से एक टीचर को कॉन्फिडेंस देता है, टीचर को मदद करता है, ठीक है। जैसे वो इट हेल्प्स द टीचर टू बिकम अ रिफ्लेक्टिव डिसीजन मेकर अबाउट द इंस्ट्रक्शन। तो ये इसका रीजन भी यहाँ पे सही है, ठीक है, ये इसका रीजन भी यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 शुड बी द राइट, ठीक है। अब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ उतने टाइम से, मुझे कॉन्फिडेंस है कि एजुकेशन के कॉन्टेक्ट जो भी क्वेश्चन होंगे, नए क्वेश्चन भी होंगे, तो वहां पे भी मैं उसके साथ डील कर सकती हूँ, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड का यूज करके मैं डील कर सकती हूँ, तो ये चीज होता है। तो ये एक जो प्लानिंग होती है ना, आप क्लासरूम में जाने से पहले अगर प्लान करके जाते हो ना, लेसन प्लानिंग करके जाते हो ना, तो अब एक आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो कुछ क्वेश्चन ना आते हुए भी आप उसके साथ टैकल कर पाते हो वहां पे, ठीक है। तो साइंटिफिक जो मैनेजमेंट थ्योरी है, ठीक है, वो किसने दिया? FW टेलर ने दिया है। गिव्स अ मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्क एंड वर्कर, यस, ठीक है। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, FW टेलर ने दिया है, जहाँ पे उन्होंने मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन दिया है वर्क और वर्कर्स के बारे में। ह्यूमन रिलेशन, लेजियर एंड इमोशन आर गिवन प्राइम इंपॉर्टेंस बाय FW टेलर, नो, FW टेलर ने नहीं दिया है यहाँ पे, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। ये ह्यूमन कैपिटल थ्योरी में हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन 1 सही है, बट ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो, जैसे इधर आ जाओ, 2020 के जितने भी आपके क्वेश्चंस थे, ठीक है, बस मैंने इसमें यूनिट 1 और यूनिट 6 और यूनिट 3 के क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं किया है, बिकॉज मैं ऑलरेडी अलग से उनके क्वेश्चंस को करा चुकी हूँ, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। अदर जितनी भी यूनिट है, उनके मैंने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड करके 2020 को यहाँ पे कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। तो अभी तक जिन लोगों ने प्रीवियस सेशन को नहीं देखा है, तो प्लीज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं ना, नहीं कुछ कर सकते हो तो आप एटलीस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को तो लगाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाने से एक अपने अंदर से एक कॉन्फिडेंस आएगा आपको खुद को ही, कि आप क्वेश्चन को कर पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। रटना नहीं है, आपको समझना है यहाँ पे, फटाफट से क्वेश्चंस को क्या करना है, समझना है यहाँ पे। एंड कल आपका पेपर 2 का क्लास नहीं होगा, कल आपका आईसीटी का होगा, कल और परसों, ठीक है, कल और परसों 2 दिन मैं आईसीटी के क्वेश्चंस करा करके पीवाईक्यू जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, हम लोग आईसीटी को कवर कर देंगे, ठीक है। आईसीटी के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन लेटेस्ट हैं आपके 2020 से लेकर के 23 तक का, तो हम आईसीटी को कवर कर देंगे 2 क्लासेस में। कल और परसों 2 दिन आपका पेपर 2 का क्लास नहीं होगा, सिर्फ पेपर 1 का क्लास होगा, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करती हूँ ये जो सेशंस हैं ये आपके लिए यूजफुल होंगे। आप लोग भी अपने एंड से पूरी मेहनत कर रहे होगे, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि खाली मेरी मेहनत करने से यहाँ पे चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है, तो आपको अपने एंड से भी ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मेरा एफर्ट अगर 70% है, बट मेरी तो कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट दूँ, बट फिर भी मैं अपने आप को कम मान के चलती हूँ कि मैं, अगर मेरा 70% है यहाँ पे, तो आपका 100% होगा। ये जो आपका 100% एफर्ट होगा ना, वो मेरे लिए मोटिवेशन की तरह काम करेगा एक तरीके से। 100% एफर्ट कहने का मतलब क्या है, आपके पास, देखो, आपको सिर्फ पढ़ना है, एफर्ट आपको कंटेंट को कलेक्ट करने में नहीं लगाना है। मैं यहाँ पे 100% एफर्ट कहने का मतलब सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपको सिर्फ यहाँ पे पढ़ने पे ध्यान देना। आपके पास सारी चीजें, मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूँ, बट आप पढ़ो ही नहीं ना, तो फिर तो मतलब ही नहीं निकलता है। यहाँ पे तो सब सारी चीजें क्या हो गई, शून्य हो गई ना, जीरो हो गई। हमने पूरे 10 के 10 यूनिट कर लिए, पीवाईक्यूज कर लिए, मॉक टेस्ट कर लिए, बट आपने उस चीज को पढ़ा ही नहीं। आपने आज और कल पे टालते ही गए, तो ये चीज क्या हो गई। और अब 4 दिन के बाद आपके एग्जाम है, अब आप सोच रहे हो कि हाँ भाई मेरे सब कुछ मेरा मुझे आ जाए एक ही दिन में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। उन बच्चों के बारे में सोचो जो कंसिस्टेंटली पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो नेट का कंपटीशन और भी बढ़ गया, बिकॉज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मतलब जो नई चीजें आई हैं उसके अकॉर्डिंग, तो इसका कंपटीशन लेवल और भी बढ़ गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इफर्ट्स डालने हैं। जो भी आप चैनल पे जाओ, आप थोड़ा सा देखो, सर्च वगैरह करने का काम आपका भी होना चाहिए। आप चैनल पे जाओ, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे कि मैंने हर एक कंटेंट को आपको पढ़ा रखा है। पेपर 2 का मुझे नहीं लगता एक भी चीज आपको चैनल पे नहीं मिलेगा। मैंने एक से एक बार नहीं, दो बार उस चीज को पढ़ा रखा, बस बशर्ते आपको वहां पे ढूंढना पड़ेगा। चाहे वो स्टैटिस्टिक्स हो, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो आपका यूनिट 10 हो, उसके पीवाईक्यूज हो, यूनिट 5 हो, मतलब हर चीज आपको, जो चीज आपको पेड में मिलती है, वो सारी चीज मैंने यहाँ पे फ्री चैनल पे करा रखी हूँ। ये हर एक चीज को करा रखा है, बस आपको जा करके उसको सर्च करना है, बस सर्च करके आपको उसको पढ़ना है, इतना काम आपका होना चाहिए। तो अब ये चीजें आपको खुद ही करनी पड़ेंगी। अब बच्चे तो हो नहीं, आप लोग खुद ही सब चीजें समझ रहे हो, ठीक है। चलो फिर,
दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। और वीडियोस अगर इन्फॉर्मेटिव लगे, जैसे मैं आप लोग से कहती हूँ, वीडियोस को लाइक किया करो। जैसे और बच्चे हैं जब चैनल पे आते हैं, जब देखते हैं वीडियोस पे लाइक हैं, बच्चे कमेंट कर रहे हैं, तो वो लोग भी जैसे पढ़ना चाहेंगे इस चीज़ पे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ये कंटेंट को पढ़ ही नहीं पाते, बिकॉज वो देखते हैं कि हाँ यहाँ पे लाइक नहीं है, शेयर नहीं है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ अपने एंड से थोड़ी सी चीज़ें आप लोग ये किया करिए, ठीक है। और जिन लोगों ने भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप को जो क्रिएट किया था, तो वो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। मैंने पहले ही बताया था उसके बारे में आपको, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू एवरीवन, एंड वीडियोस को प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ओके, और शेयर करिएगा जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।